हेलो स्टूडेंट। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है ना। अपन क्या पढ़ रहे हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट गुडविल एंड सैक्रिफाइस रेशो एंड न्यू रेशो। ठीक है ना। तो अपन ने न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, गुडविल के बारे में पढ़ लिया। कैसे गुडविल निकालते हैं, कैसे उसकी एंट्री करते हैं, सब अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है ना। तो अब अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे और फिर एंट्री करना तो इनका बहुत इजी है। ठीक है ना। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये पढ़ेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं और लॉस क्या होते हैं। तो एक्यूमुलेट का मतलब तो आपको पता है क्या होता है? इकट्ठा होना। कि कोई चीज़ अपन ने इकट्ठी कर रखी है उसको क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड। ठीक है, चीज़ है भैया, कोई चीज़ इकट्ठी है इसका मतलब क्या है? वो एक्यूमुलेटेड है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं और लॉस क्या होते हैं, उसके बारे में आज अपने वीडियो में डिस्कशन करेंगे डीपली, अच्छी तरह। ठीक है ना। समझेंगे चीज़ को, बिल्कुल ईजी है, कोई कुछ नहीं है, आपने पढ़ रखा है, आपको आता भी है। ठीक है ना। बट यहाँ पे नाम अलग आ गया उस चीज़ का। जैसे किसी का नाम में ए है तो उसका निकनेम, मान लें उसका निकनेम कोई बी हो गया, चिंटू नाम हो गया उसका निकनेम। तो ऐसे ही ये भी किसी चीज़ का क्या है? निकनेम है। ठीक है ना। तो क्या चीज़ है वो अपन डिस्कस करते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस क्या होते हैं। ठीक है ना। तो भैया आपको पता है अच्छी तरह, आपको बैलेंस शीट आती होगी, नहीं भी आती होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जो अपनी बैलेंस शीट होती है, क्या होती है? जो अपनी बैलेंस शीट होती है, ठीक है, उस बैलेंस शीट के अंदर देखो, ये अपनी एसेट साइड हो गई, आपको पता है। ये अपनी कौन सी हो गई? ये अपनी हो गई लायबिलिटी साइड, ये भी आपको पता है। ठीक है। तो जो अपनी, क्या कर दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अपने देखो, इधर असेट्स भी आ सकती हैं, इधर लायबिलिटी भी आ सकती है, लेकिन नॉर्मली अपने क्या है, अपने तो बेहद चलता है, इधर लायबिलिटी आती है, इधर क्या आती है? अपनी असेट्स आती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें कोई दोहरा नहीं है। अगर मैं असेट इधर लिख दूँ, लायबिलिटी लिख दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इधर उधर नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि लायबिलिटी में कौन से बैलेंस आते हैं? क्रेडिट बैलेंस आते हैं सारे, और असेट में सारे कौन से बैलेंस आते हैं? डेबिट बैलेंस आते हैं। ठीक है ना। असेट्स आपकी बैलेंस शीट हमेशा क्या आती है? इक्वल आती है। इक्वल क्यों आती है? मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, तो हमेशा क्या होता है? वो मामला इक्वल होता है। इसका बैलेंस शीट हमारी क्या आती है? इक्वल आती है। तो वो हमारा मसला नहीं है। हमारा यहाँ पे बात, हमको पढ़ना क्या है? ये पढ़ना है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं। तो बैलेंस शीट में आपको पता है, लायबिलिटी एक तो इंटरनल लायबिलिटी होती है और ये क्या होती है? आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। असेट्स की बात करें तो आपकी फिक्स एसेट होती है, जिसको आजकल नॉन करंट एसेट बोलते हैं। ठीक है। और एक आपकी करंट एसेट्स भी होती हैं। ठीक है। और एक होती हैं आपकी फिक्टिशियस असेट्स होती हैं। क्या होती हैं? फिक्टिशियस असेट्स भी आपने एक नाम सुना होगा। आजकल तो कंपनी, देखो भैया, अपने तो फर्म पढ़ रहे हैं, फर्म में तो जैसे दिखाते हैं वैसे दिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट में जैसे अपने को दे रखी होती है क्वेश्चन में, वैसे ही वैसे अपन बना देते हैं। ठीक है। बट कंपनी के केस में क्या होता है? बैलेंस शीट अलग टाइप से बनती है। वो अपन फाइनेंशियल अकाउंट चैप्टर अपना उसमें पढ़ेंगे, एनालाइज अपना चैप्टर आया है एक आगे, फाइनेंशियल एनालाइज, उसमें फिर कंपनी की बैलेंस शीट अलग बनती है। फर्म में कोई दिक्कत नहीं है। फर्म में तो जो जो चीज़ें वैसे वैसे लिख दो कि कौन कौन सी लायबिलिटी, कौन सी कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आती है? हाँ, कंपनी केस में अलग चीज़ है, तो यहाँ दिमाग में बटन मत डालना कि यार बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो कंपनी फर्म केस में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वैसे बना देंगे अपन। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनल जो लायबिलिटी होती है उसमें क्या आती है? आपकी कैपिटल होती है। अपन फर्म के बारे में बात करें, कंपनी के बारे में नहीं पढ़ रहे अपन, किसके बारे में? फर्म के बारे में। तो एक तो होती है अपनी कैपिटल। क्या होती है? कैपिटल। थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ उसको मैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी को। और एक होते हैं अपने रिजर्व। रिजर्व्स होते हैं एंड सरप्लस होते हैं। एक अपने क्या होते हैं? फंड होते हैं। क्या होते हैं? फंड। ठीक है। और इस तरफ आपको पता है असेट क्या होती है? फिक्स असेट दो टाइप की होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। फिर अपनी करंट असेट आती है, उनके तो कोई टाइप नहीं होता, सिंपल सिंपल सीधा होता है। एक होती है फिक्टिस असेट्स। तो फर्म केस में 3 फिक्टिशियस असेट्स होती है। तो मैंने आपको कई बार बता दिया, क्या फर्म केस में फिक्टिशियस असेट्स कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। ठीक है। एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस है भैया, पैसा गया तो दिखाना पड़ेगा भैया लॉस को। एक होता है आपका प्रीमियम एक्सपेंसेस, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के एक्सपेंसेस। एक होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो भैया ये अपनी 3 फर्म केस में 3 मिलेगी, बाकी 2 होती हैं। एक अंडरराइटर कमीशन होता है, एक डिस्काउंट ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर होता है। 2 आजकल नहीं है। तो नॉर्मली फर्म वो कंपनी केस में होता है, शेयर कौन इश्यू करता है? कंपनी। शेयर कौन इश्यू करता है? कंपनी। ठीक है। अंडरराइटर कौन होते हैं? जब कंपनी मार्केट में अपने शेयर सेल करती है ना, तो डायरेक्ट सेल नहीं होते, वो किसी मीडिएटर के थ्रू
सेल करते हैं। तो मीडिएटर होते हैं ना, वो कौन होते हैं, वो अंडरराइटर होते हैं। तो उनको उनके बदले कमीशन मिलेगा, वो अंडरराइटर कमीशन होता है। तो दोनों क्या होती है, अपनी फिक्टिशियस असेट होती हैं। कौन सी? फिक्टिशियस असेट्स होती हैं। तो उसके बारे में अपन डिस्कस नहीं कर रहे, अपन तो यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे अपनी फर्म के अंदर 3 टाइप की हो सकती हैं। कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये अपनी फिक्टिशियस असेट्स है। प्राइमरी एक्सपेंसेस और आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये कौन अपनी फिक्टिशियस असेट्स हैं। बात में आती है। तो आपको मैंने पहले बता दिया, आप समझ चुके हो, कई बार पढ़ चुके, ठीक है ना। तो अपनी जो फिक्टिशियस असेट्स होती है ना भैया, इसको ही बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस। समझ गए क्या? तो फिक्टिशियस असेट्स को क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉस बोला जाता है। बात समझ में आ गई क्या? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो आपको रटने की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी नहीं। क्या? जो अपनी फिक्टिशियस असेट्स होती हैं, कौन सी? फिक्टिशियस असेट्स होती हैं, उनका ही दूसरा नाम क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉस है। बात समझ में आती है। अब इधर आते हैं, तो अपनी इंटरनल लायबिलिटी है, उसमें कैपिटल को आप छोड़ दो। कैपिटल को छोड़कर जो आपकी बाकी चीज बच रही है, क्या? रिजर्व, सरप्लस, फंड। तो जितने भी रिजर्व और सरप्लस फंड होते हैं, ये क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड, मतलब इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट। समझ गए? एक्यूमुलेटेड लॉस मतलब इकट्ठे करे हुए इकट्ठी करे हुए लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब इकट्ठे करे हुए प्रॉफिट। समझ गए क्या? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे, अब ये तो आप समझ गए कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है और एक्यूमुलेटेड लॉस क्या होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं भैया इसका? ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा ना, तो इसका मतलब नया पार्टनर तो आएगा भैया। तो ये बैलेंस शीट किसकी है? ये ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट है। मान लीजिए पार्टनर कौन है? यहाँ पे ए और बी पार्टनर है। ठीक है। ये आपके मान लीजिए ऐसे दे रखा है कि रिजर्व, सरप्लस दे दिया आपको और फंड दे दिया आपको। ठीक है। अब कोई भी फंड हो, कोई भी रिजर्व हो, कोई भी फंड, एनीथिंग, कोई फंड और कोई भी रिजर्व, बस एक रिजर्व को छोड़कर, एक होता है प्रोविडेंट फंड होता है। क्या होता है? प्रोविडेंट फंड होता है। ये क्या चीज होती है बताऊंगा। है तो ये भी फंड, तो मैंने तो यहाँ पे सब बोल दिया कि जितने भी रिजर्व होते हैं, जितने भी फंड होते हैं, ये सब क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं। ठीक है। अब इसको क्यों मैं हटा रहा हूँ, अभी आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब मान लिया बैलेंस शीट में कौन पार्टनर ए और बी दे रखे हैं, दोनों की कैपिटल दे रखी है। तो इसका मतलब इस बैलेंस शीट में जो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जिनको एक्यूमुलेटेड लॉस है, जिनको हम फिक्टिशियस असेट्स बोलते हैं, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जिनको हम रिजर्व, सरप्लस या फंड बोलते हैं। बात समझ में आती है? तो ये किसके हैं भैया? ये किसके हैं भैया? सर बैलेंस शीट में जो पार्टनर है ए और बी, उसके ही हैं। तो नया पार्टनर कौन आ रहा है? मान लीजिए सी आ रहा है फर्म का, तो उसका तो नहीं है भैया ये। तो जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है, तो बिना कहे क्वेश्चन में कह रखा हो, चाहे क्वेश्चन में आपको नहीं कह रखा हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो चाहे नहीं हो, आपको क्या करना पड़ेगा? ये जितने भी रिजर्व, सरप्लस, फंड है, जितने भी क्या है आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इनको मैं क्या बोल सकता हूं? ये आपके क्या है? ये आपके एक्यूमुलेटेड क्या है? प्रॉफिट है। समझ गए? क्या है ये? आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ये क्या है आपकी? ये आपकी एक्यूमुलेटेड क्या है? लॉस है भैया। अब नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, कौन आ रहा है? अब जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है, तो आपको इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को खत्म करना पड़ेगा और लॉस को भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये तो पुराने पार्टनर के हैं, पुरानी बैलेंस शीट में पुराने पार्टनर है। तो भैया जो पैसा इकट्ठा कर रखा है वो पुराने पार्टनर ने इकट्ठा किया होगा, और जो लॉस इकट्ठा कर रखा है वो भी पुराने पार्टनर ने इकट्ठा किया होगा। तो नया पार्टनर आ रहा है, तो आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों का आपको खत्म करना पड़ेगा। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को आपको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो जितने भी, आप बिल्कुल रटना नहीं है, आपको ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि लायबिलिटी साइड में जो भी बैलेंस आते हैं, उनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब उनको खत्म करेंगे तो सब क्या हो जाएंगे? वो आपके डेबिट हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो भैया यहाँ पे क्या होगा, आप खुद सोचो, जो आपके रिजर्व, सरप्लस, फंड वगैरह है, ये क्या है? अपने इकट्ठे करे हुए प्रॉफिट है। तो भैया प्रॉफिट को पार्टनर को बांटोगे तो पार्टनर की कैपिटल तो बढ़ेगी भैया। अब कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? सर क्रेडिट होता है। तो भैया वो और क्रेडिट हो जाएगा। या तो ऐसे याद कर लो, कैसे? देखो भैया यहाँ समझना है, एंट्री मैंने आपको समझा भी दिया, और आज इस वीडियो में अपने इसकी एंट्री की बात भी कर लेते हैं। बाकी इसका कोई पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ आगे जाके इसको अपन ढंग से समझेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे समझना, जितने भी रिजर्व, फंड वगैरह हैं, जितने भी फंड वगैरह है, सब रिजर्व, फंड, सरप्लस सब ले लो, प्रॉफिट, लॉस, सब सारे जो भी इस तरफ इंटरनल लायबिलिटी में कैपिटल छोड़कर दे रखा है, सारे फंड, सारे रिजर्व, सारे पीनल अकाउंट, सब कुछ ले लो। बस किसको छोड़ना है? एक छोड़ना है आपको, प्रोविडेंट फंड को छोड़ना है। इसको नहीं लेना।
क्यों नहीं लेना, मैं आपको समझाता हूँ। तो समझना यहाँ पे पहली बात तो आप ऐसे याद करो कि भैया जब नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो आप जितनी भी रिजर्व है, जितने भी फंड है, क्या करोगे, उनको ख़त्म करोगे। तो आपको पता है जितने भी रिजर्व होते हैं, जितने भी फंड होते हैं, उनका बैलेंस क्या होता है सर, उनका बैलेंस तो क्रेडिट होता है। खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। सर खत्म क्यों कर रहे हैं, खत्म नहीं करना मतलब हम पार्टनर को बांट रहे हैं और उस गुल्लक को, इस पैसे को खत्म कर रहे हैं कि हमारे रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ के पड़े हैं तो पुराने पार्टनर उनको बांट दो, क्योंकि नया पार्टनर आया तो नई शुरुआत करेंगे। तो भैया पुराने पार्टनर इकट्ठा कर रखा है तो पुराने पार्टनर ले लेंगे, बात समझ में आती क्या। तो बांटना मतलब इनको खत्म करना। तो जितने भी आपके रिजर्व सरप्लस है, मतलब अगर मैं बोलूँ ये सब क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। बांटोगे तो खत्म हो जाएगा, खत्म होगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डेबिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्यों किया, क्या करोगे सर, बांटो। किसको बांटो सर, पार्टनर। किस पार्टनर को सर, 2 ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में डाल दो सर, बात समझ में आई। अब तो ऐसे याद कर लो या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। कैसे समझना कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अभी अपन ने कैसे याद किया कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, प्रोविडेंट फंड को छोड़कर, पीएफ को छोड़कर, जो भी पैसा होता है उनका बैलेंस तो भी लाइबिलिटी में आ रहा है तो क्रेडिट होगा। खत्म करेंगे मतलब बांटेंगे तो खत्म होंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और किसको बांट रहे हो सर, ओल्ड पार्टनर को बांटेंगे। क्यों भैया, क्योंकि ओल्ड पार्टनर क्या है, नया पार्टनर आएगा ना अभी से, तो ओल्ड पार्टनर का हिस्सा है ये। या फिर आप ऐसे याद कर लो कि भैया जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट बांटेंगे पार्टनर को तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो और क्रेडिट हो जाएगी। क्या बांटा भी है उनको सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बांटे। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। अब यहाँ पे वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं लिखना, यहाँ पे अपने को क्या लिखना है समझो। यहाँ मान लिया अपने को क्या दे रखा है, जनवरी इधर दे रखा है तो जनवरी इधर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी रिजर्व दे रखा है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। और कोई भी फंड वगैरह दे रखे हैं तो फंड आ जाएंगे यहाँ पे, डेबिट हो जाएंगे। तो सबको खत्म कर देंगे, डेबिट कर देंगे लाइबिलिटी को और पार्टनर को बांट देंगे। तो ये मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बांट दिया, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गई। पीएफ क्यों नहीं बढ़ता वो समझना। ये है आपका प्रोविडेंट फंड, क्या दे रखा है, ये आपका प्रोविडेंट फंड दे रखा है। प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ होता है। आपने सुना होगा, अपने फादर वगैरह मदर वगैरह कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं तो बोलते हैं यार हमारी सैलरी 10,000 है बट हमको ना 9,000 मिल रहे हैं, 1,000 हमारे पीएफ का कट रहा है। वो क्या होता है, प्रोविडेंट फंड मतलब फ्यूचर के लिए आपका पैसा सेव हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्यूचर के लिए आपका पैसा सेव हो रहा है। कैसे कि आपके मम्मी के अकाउंट से, आपकी मम्मी काम कर रही है, उनकी सैलरी 10,000 रुपये है तो उनकी सैलरी से 1,000 रुपये कटे और 1,000 रुपये मम्मी का जो मालिक है जो उनको सैलरी दे रहा है वो 1,000 रुपये मिला के 2,000 रुपये आपके पीएफ में जमा करेगा। तो पीएफ में जो पैसा जमा हो रहा है वो किसका है सर, वो तो काम करने वालों का है। तो क्या, जब काम करने वालों का पैसा, इसका मतलब वो पैसा मालिक का नहीं है, वो पार्टनर्स का नहीं है, समझ गए। तो पीएफ का पैसा, कोई आए कोई जाए, मरे जिए कुछ भी हो, पीएफ का पैसा तो भैया गवर्नमेंट के पास में, उनकी संस्थाओं के पास में, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के पास में जमा होता रहता है एम्प्लॉय और सैलरी से कट के। तो पैसा फाइनली किसको मिलेगा, वो पैसा फाइनली किसको मिलेगा, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयज़ को, जो काम करने वाले हैं उनको मिलेगा वो पैसा, ठीक है। तो भैया पार्टनर कैसे बांट ले भैया, अब नया पार्टनर आ रहा है तो आपने बाकी रिजर्व सरप्लस फंड सब बांट दिया पीएफ को छोड़कर। क्यों नहीं बांटा पीएफ को, क्योंकि पीएफ तो भैया आपके कर्मचारियों का, आपके एम्प्लॉइज का पैसा है जो उनके पास जाएगा। तो आप कैसे बांट लोगे, तो नया है तो पुराना है, समझ गए क्या। तो ये ध्यान रखना, इसलिए पीएफ नहीं बढ़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं फिक्टिशियस असेट्स मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस की। तो आपको पता है भैया जितने भी लॉस हैं उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो उनको भी भैया नया पार्टनर है तो क्या बोलेगा, भैया आपके जो भी लॉस है वो खत्म करो, मैं तो नया आ रहा हूँ भैया, मैं तो नया आ रहा हूँ तो जितने लॉस वगैरह उनको खत्म करो, नई शुरुआत करेंगे। तो आपको ये सारे लॉस को खत्म करना पड़ेगा। अब आपको पता है भैया लॉस है, लॉस को बांटेंगे किसको, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशो में। तो भैया लॉस को बांटेंगे तो कैपिटल कम होगी, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, कम होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ओल्ड आपके पार्टनर्स कैपिटल को आपको कम करना पड़ेगा। क्यों कम हुई सर क्या बांटा है सर, एक्यूमुलेटेड लॉस को बांटा गया है, समझ गए क्या। तो यहाँ पे अपना एक्यूमुलेटेड लॉस लिखेंगे, अपने क्या लिखेंगे, जो भी है पिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस वो सब खत्म कर देंगे, जो भी आपका प्राइमरी एक्सपेंस दे रखे उनको खत्म कर देंगे, ठीक है। और जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखे उनको खत्म कर देंगे। और वैसे आप देख लो ये तो तरीका हो गया आपको कि भैया कैपिटल कम होगी तो कर दी, क्यों कम हुई ऊपर नीचे दिखाते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर लो कि जितनी भी अपनी एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं
फिक्टिशियस एसेट होती है उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा। तो दोनों टाइप से आप इसको सोच सकते हो। बात समझ में आई क्या? तो ये बात होती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की, क्या होते हैं और एट द टाइम क्यों उनको बंद किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। और कैसे एंट्री होती है, कैपिटल प्रॉफिट से बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी और लॉस से कम होगी तो डेबिट हो जाएगी, और जो भी है वो ऊपर नीचे आ जाएगा। बात समझ में आती है? अब यहाँ पे पीएफ क्यों नहीं बढ़ता वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब आगे अगर अपन चले तो दो चीजें और होती हैं, देखो मेरी बात समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको दो टाइप के फंड और मिलेंगे। देखो एक होता है इन्वेस्टमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्लक्चुएटिंग फंड होता है। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड होता है। और एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो और एक तो मैंने आपको बता ही दिया पीएफ है। तो पीएफ तो कभी बढ़ता नहीं क्योंकि वो कर्मचारियों को, एम्प्लॉइज का पैसा वो उनको मिलेगा, कभी मिले जाए, ये पार्टनर नहीं बांट सकते। बात समझ में आती है? अब यहाँ पे दो चीजें और है, एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये क्या है? वर्कमैन, जो आपके वर्कर, जो आपके एम्प्लॉइज, कर्मचारी काम कर रहे हैं, कंपनसेशन मिल सकती है उनको, उनके लिए मैंने रिजर्व बना रखा है। रिजर्व मतलब समझना, पता है आपको रिजर्व क्या होता है? कि पीएम मेरी कंपनी में काम करते हैं 100 मजदूर, 10 मजदूर, 20 मजदूर, कितने मजदूर काम कर रहे हैं, मशीनें चल रही हैं। तो कल को किसी मजदूर के पैर में लग जाए, हाथ में लग जाए, किसी की डेथ हो जाए, कोई भी केस हो जाए भैया, तो भैया अचानक से मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? कहाँ से आएगा भैया पैसा अचानक से? तो आपने क्या किया, आपने सोचा यार अपन तो एक काम करते हैं, अपने जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के एक गुल्लक बना लेते हैं। उस गुल्लक का नाम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रख देते हैं कि किसी भी वर्कर को कल को नुकसान होगा तो उसको कंपनसेशन, मतलब उसको उसके नुकसान के बदले हम कंपनसेशन कुछ हिस्सा दे देंगे। तो कहाँ से दे देंगे? पैसा तो है नहीं सर, गुल्लक बना रखा है उसमें से निकाल के दे देंगे। जैसे मोबाइल लाने के लिए मैंने गुल्लक बनाया, मैंने पैसे इकट्ठे करे, तो पैसे इकट्ठे हुए तो मैं अपनी मोबाइल लेके आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही किसी वर्कर के लग गई तो उसके लिए मैंने अलग से रिजर्व बना रखा है, उसमें से पैसा निकाल कर उसको दे देंगे। कम ज़्यादा पड़ गया तो अब देख लेंगे, निकला, हमने गुल्लक बना दिया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? मजदूरों के लिए बनाया गया है कि कल को किसी मजदूर के लग जाएगी तो उसको पैसा दे देंगे। अब सोचो, अब किसी मजदूर के लगी ही नहीं तो कोई मजदूर पैसा मांगेगा? नहीं मांगेगा भैया, मांग ही नहीं सकता वो, क्योंकि भैया वो तो हमने बना रखा है कि कल को किसी मजदूर के लग गई तो हम आपको पैसा दे देंगे। नहीं तो भैया वो पैसा किसका है? वो पैसा मालिक ने अपने प्रॉफिट में से इकट्ठा करके, प्रॉफिट में से निकाल के और रिजर्व इकट्ठा कर रखा है, तो पैसा मालिकों का है। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पैसा ना वो मालिक का ही है। हाँ, किसी कल को नुकसान होगा तो मालिक दे देगा, नहीं हुआ नुकसान, ऐसे कैसे पड़ा है तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। तो ये भी रिजर्व भी भैया, तो अगर बांटोगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप बांट दोगे, ठीक है। तो समझ गए? तो यहाँ पे ये मत देखना कि यार पीएफ तो कर्मचारियों का है, वर्कमैन ये भी कर्मचारियों का है, तो ये तो सर बांट नहीं रहे और इसको बांट रहे हैं। क्योंकि भाई पीएफ को मैं इसलिए नहीं बांट रहा क्योंकि वो पैसा तो मजदूरों को मिलेगा मिलेगा, चाहे वो कुछ भी करे। एक टाइम के बाद जब चाहेंगे अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, वो उनका पैसा रिजर्व हो रहा है, वो उनका ही पैसा उनकी सैलरी से कट के और मालिक के पास से कट के वो इकट्ठा हो रहा है सरकार की तरफ से, तो ये तो उनकी हिस्से में जाएगा। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है ये क्या है? ये मालिक ने इकट्ठा करा है अपने प्रॉफिट में से, तो ये भी उसमें से प्रॉफिट में होता है। बट यहाँ पे ये किस लिए है? ये इसलिए है कि कल को चोट लग जाए तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। मान ली किसी की चोट लगी नहीं तो पैसा मालिक का बच गया, मालिक को बांट देंगे। अब सोच, नया पार्टनर फर्म में सी आ रहा है, ठीक है, और उस तारीख तक किसी भी मजदूर के कोई भी चोट वगैरह कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह अब इसको ओल्ड पार्टनर को में बांट दो, नए सिरे से नया रिजर्व बनाना। समझ गए? और समझ गए ये दोनों में फर्क समझ गए? एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड होता है। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। अब फ्लक्चुएटिंग में समझते हो आप, मार्केट में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, अब ये मार्केट में आपने 1 करोड़ लगाए, कोई जरूरी है 1 करोड़ क्या पता वो 80 लाख हो जाए, क्या पता वो 2 करोड़ हो जाए। तो वैल्यू फ्लक्चुएटिंग होती रहती है, इन्वेस्टमेंट कभी बढ़ते कभी कम होते रहते हैं। अब मान लीजिए मार्केट में आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, आपने क्यों लगा 1 लाख रुपए? सोचा 1 लाख लगा देते हैं, कल को बढ़ जाएंगे तो अपन फलानी पार्टी का पेमेंट कर देंगे, या अपन कोई बिजनेस के लिए नई मशीन लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 1 साल बाद उसकी वैल्यू है ना 80,000 रुपये हो गई, और आपको मशीन लानी है 1 लाख रुपए, कहाँ से आएंगे 20,000 रुपये भैया? और अपने पास पड़े भी नहीं है तो कहाँ से आए 20,000 रुपये? तो मान लीजिए 1 करोड़ है, 1 करोड़ की मशीन आ रही है, तो 1 करोड़ आपने इन्वेस्ट कर रखे कि कल को निकाल के मशीन खरीद लेंगे, और उसकी कीमत 80 लाख हो जाए तो भैया 20 लाख कहाँ से लगा अचानक? तो इसलिए कि आपने मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ना, कल को वो ज्यादा कम हो जाए, ज्यादा हो जाए तो बढ़िया बात है, कम हो जाए तो उसके लिए हम रिजर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिजर्व बना लेते हैं, और उस रिजर्व में धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते रहते हैं।
ठीक है, कि कल को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो वहाँ से पैसा ले लेंगे जो भी है कम हुआ और अपने रिजर्व से पैसा निकाल के दोनों को मिला के अपनी मशीन खरीद के ले आएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व का मतलब क्या होता है कि आपने पैसा इकट्ठा कर रखा है इन्वेस्टमेंट के नाम से अपने गुल्लक में, कि कल को इन्वेस्टमेंट कम हो जाए तो वहाँ से पैसा निकाल के अपन यूज़ कर लेंगे, और मान ली कमी नहीं हुई इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो बढ़िया भी है, अपना फ्लक्चुएटिंग ऐसे ऐसे बच गया। ठीक है ना, तो क्या ये पैसा किसने इकट्ठा किया है? मालिक ने इकट्ठा किया है कि कल को इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, और मान ली इन्वेस्टमेंट कम नहीं हुई उल्टा बढ़ गए तो भैया नया पार्टनर आ गया, तो भैया ये तो फालतू में बढ़ा है, फिर क्या करोगे इसका? सर क्या करेंगे इसका? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। तो भैया ये भी अपना फंड ही है, यहाँ भी मैंने फंड लिखा था, तो इस फंड के अंदर ये भी आ गया और आपका इन्वेस्टमेंट आपका फ्लक्चुएटिंग रिजर्व भी आ गया। ठीक है ना, हाँ सर रिजर्व है तो अपने इसको रिजर्व के अंदर डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग आपका रिजर्व, समझ गए क्या? और इसके क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखो बाकी तो आप समझ गए इसको कैसे खत्म किया, जितने भी रिजर्व फंड है सब है पीएफ को छोड़कर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड हो, चाहे वो WCR हो, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व हो, सारे जितने भी फंड है सारे रिजर्व ओल्ड पार्टनर में बांट दो, उनकी कैपिटल बढ़ा दो। जितने भी रिजर्व फंड है चाहे वो एक्यूमुलेटेड हो, सॉरी चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व हो, चाहे आपका वर्कमैन कंपस हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी फंड एनीथिंग पीएफ को छोड़कर सारे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड में बांट दिए जाएंगे। ठीक है ना, बस कुछ केस आएंगे, क्या केस आएंगे यहाँ पे? ऐसे केस आएंगे भैया इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने 1 लाख रुपए पड़े हैं, कितने पड़े हैं? 1 लाख रुपए, इसके अंदर अपने मान लीजिए 20,000 रुपये पड़े। अब यह मान लीजिए जब नया पार्टनर है उस तारीख तक किसी भी इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं हुई, किसी मजदूरों को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो भैया ये 1 लाख और 1,20 टोटल 1,20,000 टोटल 1,20,000 रुपये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देंगे। अब इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए? कम हो जाए, वो केस पढ़ेंगे भैया। इन्वेस्टमेंट है ना अपने मार्केट में कर रखे हैं 2 लाख के, ठीक है 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है और उनकी वैल्यू मान लें 1,80,000 रुपये हो जाए, तो अपने 20,000 रुपये कम हो गए, तो 20,000 रुपये फिर यहाँ से निकालेंगे। क्या यार अपने गुल्लक में 1 लाख पड़े और इन्वेस्टमेंट 1,80 के हो गए, तो 20 का नुकसान हो रहा है, तो नुकसान गुल्लक में निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, अपने इन्वेस्टमेंट दोबारा 2 लाख के हो जाएंगे। निकले अपने गुल्लक में कितने बचेंगे इस बार? 80,000 रुपये बचेंगे, तो 80,000 रुपये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दिए जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलो सर कि इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपये पड़े, ठीक है, और अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितने 2 लाख के, और अपने इन्वेस्टमेंट पूरे के पूरे कम हो जाए 1 लाख के हो जाए, 1 लाख का नुकसान हो गया, तो भैया यहाँ से उठा लेंगे नुकसान को। और सर नुकसान ज्यादा हो जाए, मान लें अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ओनली 50,000 के बच गए, 1.5 लाख का नुकसान हो गया, जबकि अपने इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख पड़े हैं, तो भैया बाकी 50,000 कहाँ से लाओगे? तो वो करेंगे केस भी अपने पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, तो ऐसे वर्कमैन का केस भी चलता है कि इसमें 20,000 रुपये पड़े हैं, किसी मजदूर के नुकसान हो गया 15 का, तो उसको 15 दे देंगे, बाकी 5 को पार्टनर में बांट देंगे। किसी मजदूर के नुकसान हो गया 25,000 का और पड़े हैं 20,000, तो 5,000 कहाँ से लाओगे? तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए जो अपन ने पढ़ा, ठीक सॉरी, कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं। सारे प्रॉफिट सारे लॉस पार्टनर को बांट दिए जाते हैं, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है, लॉस से कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, पीएफ जो फंड होता है मैंने बताया सारे रिजर्व सारे फंड पार्टनर को बांटते हैं, केवल पीएफ को छोड़कर, और पीएफ को क्यों नहीं बांटते ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अपन करेंगे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ही करेंगे, यानी कि अपन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड और WCR के बारे में ढंग से समझेंगे ऐसे। ठीक है ना, कि क्या क्या इनके और ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पढ़ो अच्छी तरह। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।